वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस चलाती थी। उनके तिजारती काफिले हर वक्त पूरे खित्ते में सफर करते रहते थे। सैकड़ों जाती मुलाजमीन थे। इसके अलावा शराकत दारी पर भी मुख्तलिफ लोगों के साथ तिजारत करती थी। आज के दौर के हिसाब से देखें तो ये कई बिलियंस अरबों का बिजनेस था। आज से 1450 साल पहले बिलियंस का। उनकी दौलत का शुमार मुमकिन ही न था। और ये खातून जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आती हैं तो अपना सब कुछ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर देती हैं। ये अजीम खातून उम्मुल मोमिनीन जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह थी। दीन इस्लाम को इब्तिदा में दो बड़े मसाइल का सामना था। एक तो माली वसाइल और दूसरा सिक्योरिटी इश्यूज थे। सिक्योरिटी के तमाम तर मामलात सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने जिम्मे लिए और तमाम तर माली ताउन सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह ने अपने जिम्मे लिया। ये दो बड़े मसले थे। जब नबूवत का ऐलान हुआ और ऐसी कमाल जिम्मेदारी निभाई कि पहले 10 साल किसी और की मदद की जरूरत ही ना पड़ी। सारी जरूरतें घर से पूरी की। दीन इस्लाम पर सबसे ज्यादा माल खर्च करने का एजाज भी जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह को हासिल है। और इससे भी बढ़कर जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह का कारनामा यह था कि उन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खुलकर साथ दिया। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह का अलैह कोई आम खातून न थी, बल्कि मक्का की एक जानी मानी हस्ती थी। मक्के के आधे से ज्यादा सरदार और ताजिर तो आपके मकरूज थे। जनाब खतीजतुल कुबरा जो एक अरबपति खातून थी, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने के बाद इंतहाई सादा तर्ज जिंदगी अपनाया। अपनी सारी दौलत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत का ऐसा हक अदा किया कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना भूल पाए। जनाब खतीजतुल कुबरा का विसाल हुआ तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा साल गम मनाया, जिसे आमुल हज़न का नाम दिया गया। जनाब खतीजतुल कुबरा के विसाल के बाद अगले 3 सालों तक कोई और निकाह नहीं किया। बाद में जो अज़वाज रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में आई, उन्हें जनाब खतीजा की मिसालें दिया करते थे। ये सिर्फ जनाब खतीजतुल कुबरा ही थी कि जिन्हें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कामिल रफीका हयात करार दिया। दीन इस्लाम सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह का हमेशा मकरूज रहेगा कि उन्होंने तब दीन इस्लाम की सरप्रस्ती कबूल की जब दीन इस्लाम का नाम लेना ही जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ था। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह पर करोड़ों दरूद और सलाम। यौम विसाल जनाब खतीजतुल कुबरा, जिनके विसाल पर पूरा साल जो है वो गम का साल करार दिया गया, क्योंकि एक ही साल में जनाब अबू तालिब और खतीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हज़न जो है वो करार दिया पूरे साल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आप लोग जानते होंगे कि आज फरवरी का आखिरी दिन है, 28 फरवरी 2026 है। और इसके अलावा दिन जो है वो हफ्ते का है, और आज रमजान का पहला अशर जो है वो खत्म हो रहा है। मेरी दुआ है कि आपने इन 10 दिनों में जो कुछ किया, जो आपने रोजे रखे, प्यास बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त की, फ्रस्ट्रेशन बर्दाश्त की, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एक खफगी होती है, रियाजत का महीना है, वो सारा कुछ अल्लाह पाक जो है वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अब कोशिश करें कि जो दूसरा अशरा होगा उसमें जो आप पहले अशरे में नहीं कर सके वो दूसरे अशरे में कर गुजरें, क्योंकि अगला रमजान जो है वो मुकद्दर वाले देखेंगे। अगला रमजान किसने देखा है, एक पल का भरोसा नहीं है। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने दिल खोलकर अतियात दिए, मेरे लोगों की मदद की, मेरे गरीबों की मदद की। आपके भी वो लोग हैं, आपके भी भाई हैं, आपकी भी बहनें हैं, और यकीन करें कि उनके चेहरों पर हम मुस्कुराहट ले आए, वक्ती सही लेकिन दिन ऐसे अहम चल रहे हैं, और उनके बच्चों के चेहरों पर हम मुस्कुराहट ले आए। अल्लाह पाक आप लोगों की ये फयाजी और ये दरिया दिली जो है वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जहां तक आपकी अमानतों का ताल्लुक है, तो वो अमानतें वो महमूद नियाज़ी के जिम्मे हैं। आप एक एक पाई का हिसाब यौम हिसाब वाले दिन ले सकते हैं। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है, और जो है वो एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि आप इस बैठक का हिस्सा बने। इस बैठक में आम बात होती है। इस बैठक में जो है ना वो आम लोगों की बात होती है, आम अल्फाज में बात होती है, यानी कोई लंबी चौड़ी इस्लाहात या कोई अंग्रेजी या कोई आपको मुश्किल में डालना, बिल्कुल सारी चीजें आपके सामने खोल के रखी जाती हैं, किसी का लिहाज नहीं किया जाता। हम कोशिश करते हैं कि हम राइट साइड पे खड़े हों, हम हक की साइड पे खड़े हों। हमारा ये जो है वो मुतमय नजर है। कल को अल्लाह करे इमरान खान बाहर आते हैं, इमरान खान ने बाहर आना है हर हाल में, और इमरान खान कोई भी गलती करेंगे, जिस तरह पहले उन्होंने कुछ गलत फैसले लिए, तो आप देखेंगे कि महमूद नियाज़ी पहला बंदा होगा जो उनकी पॉलिसियों पे तनकीद करेगा, क्योंकि हमने हक का साथ देना है। तो आप इस चौपाल में आए, बैठें आधा घंटा, और उसका तरीका यह है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अभी तक 50% जो लाइक्स हैं उसका आप टारगेट पूरा नहीं कर पाए, हालांकि वो एक बस बटन ही दबाना होता है। 50% लाइक्स दें, 50% अपने प्यारों दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर जो मेरे भाई और मेरे मोहतरम बैरून मुल्क हैं, तो आरपीएम उनका अच्छा होता है, तो वो अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ मुल्कों में शेयर करें, उनको दावत दें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब एक दफा वीडियो को क्लिक करें तो पूरा देखने की कोशिश करें, इस तरह चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। सबसे पहली खबर है तो अच्छी खबर, लेकिन उसके पीछे खबासत छुपी है। ओमान ने दावा किया है, बल्कि तस्दीक की है, कि ईरान जो है वो राजी हो गया है मुआहदे पर, और ये मुआहदा जो बाराक ओबामा के साथ मुआहदा हुआ था उस मुआहदे से बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मामला जो है वो इतने अच्छे नहीं है। किस तरह? अब मार्को रूबियो ने क्या कहा है? मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान ने जो बंदे गिरफ्तार किए थे एहतजाज में, और जिन पे शक था कि ये जासूस हैं, ये बाहर के बंदे हैं, उनको छोड़ा जाए। अब उधर बात चली गई है। यानी आपको वो याद होगा भेड़िए और भेड़ के बच्चे की कहानी, कि तुम पानी गदला कर रहे हो, हालांकि भेड़िया ऊपर से पी रहा था और भेड़ का बच्चा नीचे से जो है ना वो पानी पी रहा था, तो वो कहता है तुम पानी गदला कर रहे हो। ये वही कहानी है। जब मुआहदे के करीब पहुंचे तो मार्को रूबियो ने नया कट्टा खोल दिया है कि उन तमाम लोगों को जो है वो आप लोग छोड़े। बहरहाल आप देखते हैं, क्योंकि जितनी ताकत जमा कर ली गई है ना ईरान के इर्द गिर्द, यानी कल एक तबसरा निगार बता रहा था कि सिर्फ 350 तो त्यारा 350 लोगों की पूरी मुल्कों में एयरफोर्स नहीं होती,
اور 350 طیارہ اکٹھا ہو گیا وہاں پہ، اور ہر طیارہ 6 منٹ میں اڑان بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی طاقت جو ہے وہ جمع کر لی گئی ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایران ایک ہفتے میں ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ انہوں نے عراق کے بارے میں کیا کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا کہ جی صدام حسین کے پاس بایولوجیکل ویپنز ہیں، کیمیکل ویپنز ہیں، پورا عراق اکھاڑ دیا، کچھ بھی نہ نکلا۔ اب وہی حال ہے، اور پھر بعد میں مان گئے۔ ٹونی بلیئر نے جو ہے نا وہ تسلیم کیا، ٹونی بلیئر نے، جو سب سے بڑا عراقیوں کا قاتل تھا، کہ جی ہم نے وہ جھوٹ بولا تھا، معذرت بھی کی۔ اب وہی حال ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، کرنا ہے۔ ابھی سے اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایران جو ہے نا، ایران کو کھلی ولی کریں، پھر اس کے بعد ترکیہ، ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے۔ ہم کب تک بچیں گے؟ حمید گل نے کہا تھا، کب تک؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ابھی تو ہم ٹانگوں میں پڑے ہیں، راہوں میں پڑے ہیں، کب تک؟ وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں ترکی، کیونکہ ایران شیعہ، انہوں نے کہا جی شیعہ انتہا پسند، ترکی سنی، پاکستان سنی، سعودیہ سنی، ان کی نظر ہے سارے عالم اسلام پہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، ایک تیسرا ملک کہہ رہا ہے کہ معاہدہ بڑا اچھا ہے، ایران راضی ہو گیا ہے، مارکو روبیو کہہ رہا ہے بندے چھوڑے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بہرحال اگلی خبر دیکھیں۔ اب یہ خبر دیکھیں، جیرالڈ فورڈ، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا دنیا کا ایسا جو ہے نا وہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے، دنیا کا ایسا بحری بیڑا ہے جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا پوری دنیا میں۔ اس کی تیاری پہ کتنے پیسے لگے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 13 ارب ڈالرز اس کی تیاری پہ لگے ہیں۔ جیرالڈ فورڈ کو انہوں نے اسرائیل حائفہ میں کھڑا کر دیا ہے، بات سمجھنی ہے، حائفہ میں وہ لنگر انداز ہو گیا ہے۔ اس نے روکنا ہے ایرانی میزائلوں کو۔ اگر ایرانی میزائل جیرالڈ فورڈ کو لگتا ہے، اور لگے گا، ظاہر ہے راستے میں کھڑا ہے، تو آرٹیکل 5 پرووک ہوگا، اور آرٹیکل 5 کے تحت سارا نیٹو وہ جنگ میں شامل ہو جائے گا کہ امریکہ پہ حملہ ہو گیا ہے، اندازہ کریں۔ اور اگر نیٹو شامل نہیں ہوتا تو امریکہ ان کو تھریٹ کرے گا کہ میں نیٹو سے نکل رہا ہوں، سب سے زیادہ پیسے امریکہ دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں چالوں کا۔ انہوں نے جیرالڈ فورڈ کو رستے میں کھڑا کر دیا، ایران نے حائفہ کو نشانہ بنانا ہے، قریب ہے، اور جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ اگر اس پہ لگا، یعنی یہاں تک ایک امریکی سفیر نے کہا ہے کہ اگر جیرالڈ فورڈ ڈوبتا ہے تو یہ پرل ہاربر ہوگا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ دعوت دی ہے کہ پرل ہاربر دیکھنے والی مووی ہے، جب جاپان حملہ کرتا ہے امریکہ پہ، پرل ہاربر پہ، تب امریکہ دوسری جنگ عظیم میں شامل ہوتا ہے، پہلے نہیں تھا امریکہ۔ تو وہ صحافی کہتا ہے کہ اگر جیرالڈ فورڈ سے میزائل ٹکرا گیا تو یہ عالمی جنگ کا آغاز ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، یعنی اس کو وہاں پہ کھڑا کر دیا، ادھر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ایران کو محفوظ رکھے ان دنوں میں، خاص کر جو ہے نا وہ رمضان میں۔ جاوید چودھری کیسے کر لیتے ہو یار؟ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ سحری تک حملے کرتا ہے، سحری تک، اس کے بعد بند کر دیتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ آرام سے سحری کریں، وہ آرام سے دہی کھائیں، وہ آرام سے جو ہے نا نسوار رکھیں، پھر ہم جو ہے نا دسو تو حملے کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ جو تم لوگوں کو سحری کا خیال ہے، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ لوگ تو خوش ہو رہا ہے، یقین کریں، انڈیا خوش، اسرائیل خوش، امریکہ خوش، آگے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، وہ تو خوش ہو رہے ہیں۔ اتنی مسلمانی کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ سحری کے وقت حملے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں کے دانشور ہیں، ان کو دانشور بنایا کس نے؟ بہرحال جی اگلی خبر سنیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ کہتے ہیں کہ حافظ جتنے بھی بن کر نکلتے ہیں نا، حافظ، ان سے شیطان پناہ مانگتا ہے، ان کے کرتوت دیکھ کر شیطان پناہ مانگتا ہے۔ اب پتہ نہیں انجینئر صاحب کا جو ہے وہ کس طرف اشارہ ہے،
शैतान पना। कहते हैं ये जो बड़े बड़े डॉन होते हैं, ये बड़े बड़े लठमार होते हैं, इनमें से ज्यादातर हाफिज होते हैं। और कहते हैं कि लोगों को पता चल जाए ना कि ये डॉन हाफिज भी है तो फिर उससे बहुत ज्यादा डरते हैं कि हाफिज जो है ना, हाफिजों से शैतान पनाह मांगता है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं। अब आप डॉट कनेक्टिंग कर ले कि डॉन के साथ जो है ना वो लगता है, जो है वो हाफिज अगर लगे तो लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो डरते हैं। अब आपको बताना है कि किस तरह जो है ना वो अमेरिका का मंसूबा नाकाम हुआ अफगानिस्तान में, और किसने किया और कैसे किया, और फिर अमेरिकी मंसूबे को तकमील तक कैसे पहुंचाया गया, ये आपने गौर से सुनना है। अफगानिस्तान में अमेरिका 2021 में जदीद तरीन असला भारी मिकदार में छोड़ कर गया था। याद है ना आपको, वो भागते हुए जहाजों पर चढ़ना, ये काम एक मंसूबे और ख्वाहिश के तहत किया था। गौर करना है प्लीज। अफगानों की तारीख बताती है कि वो इंतकाले इक्तदार के वक्त बुरी तरह आपस में लड़ते हैं। अमरीकी ख्वाहिश थी कि वो इस जदीद असले को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करें और मर खप जाएं, तबाह बर्बाद हो जाएं, अफगानिस्तान दहशत गर्दों की अमाजगाह बन जाए और हमसाया मुमालिक के लिए दर्द सर बना रहे, और चीन अफगानिस्तान में मादनियात के लिए सरमायाकारी न कर सके। अफगानिस्तान की सरजमीन पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की तरह खून बहता रहे और मादनियात के खजाने उस खून की आबियारी से जेर जमीन महफूज रहें, जिन्हें अमेरिका फिर किसी वक्त 20-25 साल बाद निकाल लेगा जब उसे जरूरत होगी। तवील खाना जंगी से इस्लामिक स्टेट, खुरासान जैसी तंजीमों को ताकत मिल सकती थी और वो दहशत गर्दी को चीन, रूस और खास तौर पर चीन के सी पैक मंसूबों तक फैला सकती थी। मंसूबा चेक करें। लेकिन तालिबान की बसीरत और उस वक्त के आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की हिकमत अमली ने यह मंसूबा खाक में मिलवा दिया। अफगान तालिबान ने जिस तेजी और मौसर अंदाज से हालात पर काबू पाया, उसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। ना ही ये अंदाजा था कि तरबियत याफ्ता और जदीद असले से लैस अफगान कौमी फौज इतनी आसानी से बिखर जाएगी और रेत की दीवार की तरह गिर जाएगी। इसी तरह पंजशेर वैली पर इतनी जल्दी कब्जा भी किसी के सोच में नहीं था। यह अहमद शाह मसूद का इलाका है पंजशेर। काबुल में हालात मामूल पर आते ही जनरल फैज उमीद का वहां पहुंचना और तालिबान रहनुमाओं को चाय पेश करते हुए, डोंट वरी, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा, बहुत मशहूर हुआ। ये कहना बहुत मशहूर हुआ, डोंट वरी, और फैज उमीद के हाथ में चाय का कप था। इस तस्वीर ने दुनिया भर में खूब धूम मचाई और इस हैरान कुन कामयाबी के पीछे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की एजेंसी की काविशों को देखा जाने लगा कि मेमार यही हैं। इसके बाद अमेरिका की तरफ से शदीद दबाव आया कि फैज हमीद को हटाकर नया चीफ तैनात किया जाए। अब डॉट कनेक्टिंग करें। इमरान रेजिस्ट कर रहा था कि फैज हमीद को रहने दें। बाजवा सीआईए प्लांटेड दबाव डाल रहा था कि फैज हमीद को चेंज करें। जी, उस चीफ ने क्योंकि अमन कायम किया इसलिए यह काबिल कबूल नहीं था। फैज हमीद, अमेरिका को अमन के साथी नहीं चाहिए, तखरीब के बदकार चाहिए, तखरीब के। इमरान खान की हुकूमत ने 2 माह तक इनकार किया, 2 माह तक मुजामत की, लेकिन अमरीकी फैसला अटल था। फैज हमीद को हटा दिया गया और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को लगा दिया गया। पीछे कौन था हटाने और लगाने में? और बाद में इमरान खान की हुकूमत भी खत्म कर दी गई। डॉट कनेक्टिंग। आज इमरान खान काल कोठरी में है और फैज उमीद भी कोठरी में है।
अब एक नया इंकशाफ सामने आ रहा है कि फैज हमीद के पास कोई टोटे टाटे भी हैं, टोटे टाटे। टोटे समझते हैं ना, HD प्रिंट, वो भी हैं फैज हमीद के पास। ये भी इंकशाफ है। और टोटे किसके होंगे आप बेहतर समझते हैं, दोनों कोठड़ी में। हाँ, इमरान की काल कोठड़ी ज्यादा परेशान कुन है क्योंकि वो ब्लडी सिविलियन है और वो आम लोगों का लीडर है। फैज उम्मीद लेफ्टिनेंट जनरल है, उसकी जो कोठड़ी है वो मैस है, तकरीबन 10 कनाल का, फैमिली साथ रहती है, गोल्फ खेलता है। इसके अलावा जो है ना 15 किस्म के खाने पेश किए जाते हैं क्योंकि मुल्क इनका है, मुल्क इनके लिए बना है। लेकिन बाजवा खामोश, जरा डॉट कनेक्टिंग प्लीज, बाजवा खामोश, फैज उम्मीद कोठड़ी में, इमरान खान काल कोठड़ी में, ये सारा कुछ जो है क्योंकि बाजवे की भी जमीर जागने के चांस से ये सारा मिलाएं आपस में। ठीक है जी। जो काम अमेरिका अफगानिस्तान में 2021 में न कर सका वो अब करवाने की मनसूबाबंदी है। अब समझ जाएं कि जो 2021 में नहीं हुआ वो अब करवाने की मनसूबाबंदी है। ये जो है 2 CIA प्लांटेड थे जिन्होंने अमेरिका का काम किया। उसके बाद की अगली खबर पे चलते हैं और एक दिलचस्प और हल्की फुल्की खबर आपके सामने शेयर करता हूं, आपके बड़े काम आएगी। अगर महबूब आपकी बात नहीं सुन रहा, महबूब, और आपसे राब्ता नहीं कर रहा, तो आपने महबूब की तस्वीर निकालनी है। तस्वीर निकाल के उस तस्वीर पर आपने 3 दफा या जुल जलाल वाले कराम पढ़ के फूंकना है महबूब की तस्वीर पर। 3 मिनट बाद महबूब आपको कॉल करेगा। दसो, ये सोशल मीडिया पे इतनी इतनी दाढ़ी, अमामा, ऊपर से वो चोगा या जुब्बा जो भी कहते हैं, ये सोशल मीडिया पे पीर बता रहा है। सोशल मीडिया पे 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। 3 दफा या जुल जलाल वाले कराम महबूब के फोटो पे फौंके। खासकर जो मेरे बाप हैं जिनकी उम्र 70 साल है, 75 साल है, वो आज लाजमी करें, महबूब की तस्वीरें निकालें और उस पर जरा ये 3 दफा फौंकें। फिर मुझे भी बताएं कि आपको 3 मिनट में फोन आया है, तो फिर मैं भी ट्राई करूंगा। और अगर आपको खुशे पड़ते हैं तो वो भी आपने मुझे बताना है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि कल तक बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी ये सिक्योरिटी थ्रेट थी। उसके बाद जी बारी आई नवाज शरीफ और नून लीग की, वो सिक्योरिटी थ्रेट थी। आज बारी है जी इमरान खान और PTI की, वो सिक्योरिटी थ्रेट हैं। और इन्होंने न सुधरने का पक्का अहद कर रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे। असल में सिक्योरिटी थ्रेट कौन है यह अब हर किसी को पता है। पाकिस्तान को कौन अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है हर किसी को पता है। लेकिन ये सिक्योरिटी थ्रेट ये अमूमन पाकिस्तान में, DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहली दफा PTI का नाम नहीं लिया, इमरान खान का नाम नहीं लिया, KPK पुलिस की तारीफ की है। वरना पहले तो मुख्यमंत्री की तारीफ होती थी कि मुख्यमंत्री जैसा कौन है, मुख्यमंत्री जैसा कौन है, हमसा हो तो सामने है, उस जैसा तो है ही कोई नहीं, किसी माँ ने जन्मा ही नहीं है मुख्यमंत्री जैसा। तो उसकी तारीफ नहीं की, सुहेल आफरीदी की तारीफ की है, हालांकि सुहेल आफरीदी की दाढ़ी है। तो बहरहाल वो कहते हैं जी कि पूरी कौम मुत्तहिद है। DG ISPR साहब, जब भी अहम मौका होता है ना, ये कौम मुत्तहिद होती है, ये कौम बड़ा अच्छा फैसला करती है, इस कौम में बड़ी अकल है, इस कौम में बड़ा शऊर है। 8 फरवरी को आपने क्या कुछ नहीं किया, आपने बल्ला छीन लिया, आपने 8 फरवरी से पहले इमरान को डिस्क्वालीफाई कर दिया, कैद कर दिया, कंपेन नहीं चलाने दी गई, झंडा नहीं उठाने दिया गया, कोई कॉर्नर मीटिंग आपने नहीं करने दी। फिर भी कौम ने कितना जबरदस्त फैसला किया। आप कौम के साथ नहीं है, कौम आपके साथ है, आप नहीं है। आप चोरों के साथ हैं, आप लुटेरों के साथ हैं, आप कब्जा गिरों के साथ हैं, रस्सा गिरों के साथ हैं, बदमाशों के साथ हैं, छोटे मारों के साथ हैं आप। कौम ठीक है, कौम खड़ी होती है, कौम डरती भी नहीं है दुश्मनों से।
یعنی اندازہ کریں قوم انڈیا سے نہیں ڈرتی، آپ سے ڈرتی ہے. قوم افغانستان سے نہیں ڈرتی، آپ سے ڈرتی ہے. قوم امریکہ سے نہیں ڈرتی، آپ سے ڈرتی ہے. آپ اتنے سوٹے مارتے ہیں، اتنی بےزتی کرتے ہیں. آپ اپنا دیکھیں، اپنا کتنے چو کے ساتھ لوگوں نے ووٹ دیا خان کو. ترس گئی ہیں آنکھیں، ترس گئی ہیں. قسم خدا کی میں لوگوں کی کیا بات کروں، میری آنکھیں ترس گئی ہیں. کیا دینا ہے مجھے عمران نے، کیا دینا ہے؟ یہ میں نے 3-4 دن آپ سے ریکویسٹ کی، ڈونیشنز کی، آپ نے ڈھیر لگا دیے، ڈھیر لگا. میں تلنگا ملنگ فقیر 2 ٹکے کا بندہ. وہ میرے بچے مجھے چھیڑ رہے تھے کہ کمال کیا آپ پہ اعتبار کرنے والوں نے، آپ پہ ہم اعتبار نہیں کرتے، لوگوں نے آپ پہ اعتبار کیا. یہ امریکہ سے بھی نہیں ڈرتے، آپ سے ڈرتے ہیں. آپ بےزتی بہت کرتے ہیں. میں آپ سے ڈرتا ہوں، آپ کے شر سے ڈرتا ہوں. کسی سے نہیں ڈرتا، کس چیز سے؟ آپ کے شر سے ڈرتا ہوں. آپ کے سوٹوں سے نہیں ڈرتا، آپ کے پھانسی دینے سے نہیں ڈرتا، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے نہیں ڈرتا. میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیں، نہیں ڈرتا. فیملی سے ڈرتا ہوں، فیملی سے. چھوٹی سی معصوم سی بے ضرر سی فیملی ہے میری. آپ کے شر سے میں ڈرتا ہوں. تو پھر بتائیں نا، روزوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ ڈر کی وجہ سے جس کی کوئی عزت کرے اس سے برا انسان کوئی نہیں ہے. لوگ ابو جہل کی عزت کرتے تھے، ابو لہب کی کرتے تھے، ولید بن مغیرہ کی کرتے تھے، امیہ بن خلف کی کرتے تھے، خوف سے کہ ماریں گے، حرامی ہیں، ماریں گے. تو ہم تو آپ سے اس لیے ڈرتے ہیں. احترام تو نہیں کرتے ہم آپ کا، ڈرتے ہیں. سمپل سی بات ہے. تو بہرحال قوم ہمیشہ ٹھیک کہتی ہے. اس کے بعد وزیر داخلہ ہیں یہ حقانی صاحب افغانستان کے. انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا کل، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں تو وہ اپنے بڑوں کو سمجھائیں کہ وہ دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. ہم وہ ہیں جن کے آپ لوگوں نے اپنے میزائلوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے محمود غزنوی کا نام لیا، انہوں نے عبدالی کا نام لیا، کہ یہ ہم تھے جن کے جو ہے نا آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں. تو تھوڑا ہولا ہاتھ رکھو، تھوڑا سوچو کہ یہ کس کا ایجنڈا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان، اس پہ فوراً جواب، لیکن ہر معاملے میں کہتے ہیں ہندوستان ملوث ہے، اس کو جواب نہیں دیا جاتا. اس پہ جو کرے نا، یعنی خدا نخواستہ میں آپ کے ساتھ لڑتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ساتھ مسٹر اے ہے یہ لڑواتا ہے، تو آپ ایک دن تو مسٹر اے کے گلے پڑیں گے نا. ہم روزانہ فتنت الہندوستان، فتنت الہندوستان. ترکی نے، سعودیہ نے، رشیا نے، قطر نے، ایران نے، چین نے، سب نے کہا ہے. فلسطین نے کہا کہ مہربانی کرو یار، اللہ نہ نہ منو افغانیوں اور پاکستانیوں کو کہ نہ لڑو آپس میں، نہ لڑو، مہربانی کرو. اب ایک اور گواہی سنیں. گواہی کیا ہے؟ کہ الیکشن چوری ہوا ہے، فلاں تھریٹ ہے، فلاں تھریٹ ہے. برطانوی حکومت نے پاکستان میں الیکشن چوری، سیاسی آزادیاں سلب کرنے، سیاسی حالات اور انسانی حقوق پامال کرنے پر ایک شاندار اور تاریخی رپورٹ شائع کی ہے. یہ رپورٹ ریاستی کردار پر ایک ایسی دستاویز ہے کہ جو ہر پاکستانی کو کھول کر پی لینی چاہیے، گھول کر پی لینی چاہیے افطاری کے بعد، پہلے نہیں. پاکستان کیسے چلایا جاتا ہے؟ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب سنیں، 8 فروری 2024 کے الیکشن کو ملک کے اندر موجودہ متعدد ذرائع، غیر ملکی حکومتوں، مقامی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور مقامی و عالمی حقوق کی تنظیموں کے مطابق آزاد اور منصفانہ قرار نہیں دیا گیا. کس کی رپورٹ ہے پتہ ہے؟ برطانیہ کی، دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت کی. ڈی جی ایس پی آر صاحب ذرا ادھر بھی نظر کرم کریں. 2024 کے انتخابات کے دوران تمام پی ٹی آئی سیاستدانوں کو آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑنے پر مجبور کیا گیا. قاذفہ حدیثہ تمہاری نسلیں برباد ہوں.
तुम्हें एड्स हो, तुम्हारी घर वाली अंधी हो, वो फ्रॉडन वो फ्रॉडन जो लाठी जो है ना वो उठा के और अदालतों में आती थी, वो फ्रॉडन जिसकी हवा बंद होती तो इमरान खान को खत लिखती थी, उसको एड्स हो, उसको कैंसर हो, तुम्हारी सारी औलाद तड़प तड़प के मरे, कादी फैजीसा और याया अफरीदी, सरफराज डोगर, अमीनुद्दीन खान, तुम लोगों की औलादों को कीड़े पड़े जो तुम मुल्क के साथ कर रहे हो। जी, मजबूर किया गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने इजहार राय और इज्तिमा की आजादी पर वसी पैमाने पर पाबंदी आयद की, कोई जलसा जुलूस नहीं। पीटीआई के हामियों को गिरफ्तार किया गया, अभी तक जेलों में हैं, और हरासा किया। पीटीआई के इंतखाबी निशान पर पाबंदी लगाई। इंतखाब के दिन मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। इंतखाब के दिन जो है वो इंतखाब के दिन मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। इंतखाबी नतायज के ऐलान में ताखीर की गई और बाद मकामात पर वोटिंग के नतायज में रद्द बदल की कोशिशों में मुलविस पाई गई हुकूमत। डब्बे तब्दील किए गए, डब्बे भरे गए, मोहरें लगाई गई, रात को आरओस के तबादले हुए, हत्ता कि एक पूरा प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा गया जो वोट की पर्चियां छाप रहा था। ये प्रेस पकड़ा गया था इसकी नवाज शरीफ के हलके में, वहां पे जो है ना वो नई पर्चियां बन रही थी। आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया कि आप जंग बंद करवाएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, हमारे कहने पे शुरू हुई है, हमने शुरू करवाई, हम बंद करवाएंगे। माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ही इज ए फाइटर एंड व्हाट अ प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ को तहमीना दुरानी मुंह नहीं लगाती जो घर वाली है कि कौन है ये पालशिया, इसको घर वाली मुंह नहीं लगाती। कोई 4-5 हैं मनकूला गैर मनकूला, इससे हाथ कोई नहीं मिलाता बदबूदार से। वो अजीम लीडर है क्योंकि मकसद पूरे कर रहे हैं। चीफ फील्ड मार्शल फाइटर है बग्राम एयरबेस को, वो कहता मैं तो जंग बंद नहीं करूंगा, मैं क्यों जंग बंद करूं। हम तो एक कमरे में बंद, मैं, बेंजामिन नेतन्याहू और जो है ना वो मूडी, हमने भंगड़ा डाला है, हमने जो है ना झुमर मारा है कि जी किस तरह जो है ना आपस में नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, शहीद शहीद, आयत आयत। कौन खुश हो रहा है, किसके मकासद पूरे किए जा रहे हैं, सिर्फ अपना कब्जा रखने के लिए, सिर्फ कब्जा करने के लिए। अब बड़ी बड़ी शख्सियात ने दावत दिया कि इमरान को बाहर निकाले, वो मसाइल हल करे। एक जो है ना पाकिस्तान में एक जो है ना वो मुखालफत है, मैं आपको दाद दूंगा कि वो कौन है जिसकी बात मानी भी जा रही है और जो इमरान खान को बाहर नहीं निकालना चाहता या नहीं निकालना चाहती, उसका नाम आपने कमेंट में लिख देना है। मैं आपको मान लूंगा कि बाकी आपकी ज़हनियत है, हर कोई कह रहा है निकालो, फौज खुद चाहती है, लेकिन सारी सारी रात तेरी याद सतावे कहंदे मेरे ने, कोई प्यार न पावे दिल दे के पछतौनी मैं, दिल दे के पछतौनी मैं, बेदर्दी नींद ना आवे, सारी सारी रात तेरी याद सतावे। वो कौन है, लेकिन लिख लें, दोबारा लिख लें, ज्यादा से ज्यादा 70 दिन 65 दिन खान ने बाहर आना है, लिख लें। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।